हेलो एवरीवन, स्टडी एंथम में आप लोगों का फिर से स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की जो 22 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया है टेस्ट सीरीज़। सो लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने यही टेस्ट सीरीज़ ही किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। दृष्टि की ये टेस्ट सीरीज़ है, ये आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जिनको ये टेस्ट सीरीज़ एक्सेस नहीं मिल पाता है, और ये आप ऑनलाइन ही हमारे साथ ही ये टेस्ट आप कर सकते हैं और अपने स्कोर्स फाइनलाइज कर सकते हैं। इस टेस्ट का देने का मतलब सिंपली ये है कि आपको ये पता करना है कि आपके कौन से वीक एरिया है और उसी पे आपको फोकस करना है। आपको ये टेस्ट सीरीज़ लगाना है, उसके बाद आपको वो सब्जेक्ट देखना है और उसको उस टॉपिक को पढ़ना है जहाँ पे आपने गलतियाँ की हुई हैं। ठीक है, तो अपनी कमज़ोरियों को, अपने वीकनेस पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना है इससे। और अपने स्कोर से ज़्यादा आपको इसमें टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि स्कोर जो होंगे वो वैरी करेंगे। असली जो पेपर आएगा वो काफ़ी डिफरेंट आएगा। तो आपको इसमें बस ये ट्राई करना है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन पढ़ना है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ऑप्शंस को कैसे अप्रोच करना है, और उसके अलावा आपको एलिमिनेट कैसे करना है ताकि आप एक दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें और आपके जो जीतने की जो मतलब सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो ये सब चीज़ों पे आप प्रैक्टिस करिए इस टेस्ट सीरीज़ में, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये टेस्ट सीरीज़ आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकती है। पीटी में स्पेशली आपको ये प्रीलिम्स में ये आपको आपकी नैया पार करा सकती है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज़ किया था और हम लोगों ने 103 क्वेश्चंस किए हुए थे, और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे का हम लोग देखते हैं, और इसको ख़त्म होने के बाद हम लोग एक और टेस्ट सीरीज़ भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, ये रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आते हैं, तो आपको सारे रैंकिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं। ठीक है, सारे आपको रैंक्स पढ़ने हैं, मेजर जितने भी पब्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो है 39। ठीक है, 39 इंडेक्स है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये सिंपली अगर आपको आता है तो आप कर ले जाएंगे, नहीं आता है तो आपका ये गलत हो सकता है। तो इसमें आप, अगर नहीं आता है तो आप इसको स्किप करिएगा, क्योंकि अगर आपने तुक्के मारना चालू किए तो इसमें गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एज़ पर 2024 एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट, विच कंट्री होल्ड्स द पोजीशन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन। ठीक है, सो इसमें मोस्ट पावरफुल नेशन है। देखिए, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो कि आपको अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन। अगर आप पावरफुल नेशन की बात करें तो इंडिया इतना पावरफुल अभी नहीं हुआ है कि आप उसको मोस्ट पावरफुल नेशन का दर्जा दे दें। यूएसए भी है इधर, चाइना भी है, रशिया भी है। इन लोगों की जीडीपी भी ज़्यादा है, आपको यूएसए की जीडीपी ज़्यादा है, चाइना, रशिया, इंडिया से तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इंडिया को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप पहुंचेंगे चाइना के ऊपर। चाइना भी काफ़ी डेवलप किया हुआ है, लेकिन इससे पहले भी जो दो कंट्रीज़ हैं यूएसए और रशिया, इन्होंने भी काफ़ी डेवलपमेंट कर रखा है, तो चाइना को भी हम एक तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आता है यूएसए। अगर रशिया में तो आप देखेंगे तो आप ऐसे समझिए कि जो पूरे वर्ल्ड में जो डॉलर चलता है वो किस कंट्री का है, वो डॉलर जो है वो यूएसए का है। ठीक है, तो डॉलर से आप अपने डोमिनेंस दिखाते हैं कि किस तरह से आप हमारे कंट्री का जो करेंसी है उसको हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मे भी शायद यूएसए हो सकता है, जो कि इस केस में सही भी आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि कॉमन सेंस में लगा सकता हूँ, इसमें चांस लिया जा सकता है, वैसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए अगर आपको नहीं आते हैं तो। ठीक है, तो ये इस प्रैक्टिस से आपको, इस टेस्ट सीरीज से आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है, यही सब चीज़ें आपसे प्रैक्टिस करनी है। कहाँ पे मुझे कॉमन सेंस लगाना है, कहाँ पे मुझे एकदम ही स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपने पहले से ही बना के रखिए ताकि आपको वहाँ जा कर के ज़्यादा सोचना ना पड़े। ठीक है,
नेक्स्ट अब लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नॉन मेटल है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, देखिए आपका क्या आंसर आता है, आप उसको मार्क करिए, फिर मैं आपको आंसर भी बताता जाऊँगा। ठीक है, देखिए इसमें जो ग्रेफाइट होता है वो होता है आपका जो नॉन मेटल होता है, और ये बट ये नॉन मेटल होने के बावजूद ये एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, ग्रेफाइट जो होता है वो एक कार्बन का एक फॉर्म होता है। ठीक है, कार्बन का ही फॉर्म होता है, तो इसलिए नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा कंडक्ट करता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 107, सैकरीन एंड एलिटेम। एलिटेम, ठीक है, सैकरीन और एलिटेम निम्नलिखित में से किस से संदर्भित करते हैं। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। साइंस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आप आराम से कर ले जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है इसमें वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो सैकरीन्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आप कोई भी ऐसा मीठा आइटम कुछ लेंगे तो हो सकता है उसमें सैकरीन अलग से डाला जाए या एलिटेम अलग से डाला जाए, उसको स्वीट करने के लिए, मीठा करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 108 क्वेश्चन पे, द 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल एरोस्पेस समिट हैज़ बीन हेल्ड इन। ठीक है, तो जितने भी समिट्स होते हैं और जितने भी मीटिंग्स होते हैं, ये इसके जो प्लेसेस होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसको अटेम्प्ट करिए। तो इसमें देखिए ये जो ग्लोबल एरोस्पेस समिट हुआ था वो कहाँ हुआ था, अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में। तो देखिए अगर इसमें आपको इसमें आप कोई कॉमन सेंस ज़्यादा लगा नहीं सकते, क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है। ग्लोबल एरोस्पेस समिट आपका बीजिंग में भी हो सकता है, न्यूयॉर्क, वियना, अगर आपको ये नहीं आता है तो अबू धाबी। तो इसमें आपको अगर ये नहीं आता है तो आप इसमें स्किप करना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। अगर आपने याद ऐसे किया है कि जैसे एरोस्पेस समिट है, ठीक है, याद करते वक्त जब आप याद कर रहे थे तो आपने अगर रीजन को डिस्ट्रीब्यूट किया है कि यार ये नॉर्थ अमेरिका में तो नहीं हो सकता, अफ्रीका में, ठीक है, एशिया में, इस तरह से आपने अगर याद किया है तो आपको थोड़ा सा आसानी हो सकती है। तो इसमें से आप अफ्रीका और अरब कंट्रीज़ को अगर आपने रखा है कि बीच में कहीं पे, तो मेमोरी में अगर आपके ऐसे है तो आप इसमें एक बार लगा सकते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क आपका नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, बीजिंग आपका एशिया साइड में आ जाएगा, वियना फ्रांस में है तो ये यूरोपियन साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद करने के लिए अपने जो भी आपका मटेरियल है करंट अफेयर्स का, उसको याद करने के लिए ये सब ट्रिक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा अबू धाबी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 109, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का ये कौन प्रेसिडेंट बना है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो इसमें भी आपको देखना है कि क्या है सही आंसर। तो इसमें जो सही आंसर है वो है MV श्रेयसम कुमार। ठीक है, श्रेयसम कुमार। सो ये इसके प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 110th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टू गेट अ चैप्टर ऑफ नीति आयोग्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फर्स्ट टू गेट अ चैप्टर ऑफ नीति आयोग्स वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसको ज़रा ट्राई करिए। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। ठीक है, तो स्टेट वाइज जो स्टेट अपने अलग अलग स्कीम्स और इनिशिएटिव्स और एप्स ये जो निकालते हैं उनको भी आपको नज़र रखनी है, याद करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अमंग द फॉलोइंग टुक झांसी बैक अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो ये आपका झांसी रिवोल्ट ऑफ 1857 से ये क्वेश्चन है, और इसमें आपको पता करना है कि उस वक्त झांसी में जो रानी झांसी उस वक्त वहाँ पे लीडर थी, उनके साथ ब्रिटिश के साइड से किसने लड़ाई की थी। ठीक है, किसने वहाँ पे फाइट की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ह्यू रोज़। ठीक है, ह्यू रोज़ इसका सही आंसर है। और
इसमें आपको बाकी भी पता रखना चाहिए कि निकोलसन, कैम्बल और नील ये सब कहाँ कहाँ पे थे। तो एक बार अपना जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसको, आपने जो बनाया हुआ है नोट्स, उसको आप एक बार रिवाइज करिए और ये सब चीज़ें भी देखिए, क्योंकि आप सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ के मत अपना कर लीजिएगा, आपके जो बाकी कुछ सब्स्टिट्यूट क्वेश्चंस भी हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि इन सब के भी आंसर क्या होंगे। तो इस तरह से आपका रिवीजन फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। ट्रीटी ऑफ गंडमक इज़ द आउटकम ऑफ, ठीक है, ट्रीटी इज़ द गंडमक पूछ रहा है कि किसका आउटकम है, गंडमक की संधि किसका परिणाम है। ठीक है। तो इसमें बर्मीज़ वॉर है, आंग्ल बर्मी वॉर, नेपाल वॉर, आंग्ल अफ़गान वॉर और सेकेंड अफ़गान, द्वितीय। ठीक है। फर्स्ट है और सेकेंड है, तो ये आपको पता करना है इनमें से किसके फाइट के बाद, वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ गंडमक साइन हुई थी। तो देखिए जो इसमें सही आंसर है ये है आपका सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर। ठीक है। और इस वक्त जो ये हुआ था आपका 1871 में, और इस टाइम पे थे लॉर्ड लिटन, इस टाइम पे थे इंडिया में वॉइस रॉय। ठीक है। तो इसको आपको इतना इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच टाइटल डिड पुलेस्किन सेकेंड एक्वायर आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन। ठीक है। तो पुलेस्किन और हर्षवर्धन इन दोनों की फ़ाइट हुई थी, इन दोनों का आपस में फ़ाइट हुआ था, तो इसमें पुलेस्किन जीते थे। तो पुलेस्किन को कौन सा इसमें टाइटल मिला था ये आपको मालूम करना है। ठीक है। तो इसमें जो देखिए इसमें जो पुलिस्किन का जो टाइटल मिला था उसका नाम था दक्षिणा पथेश्वरा। ठीक है। दक्षिण पथेश्वर। ठीक है। ये इसका सही आंसर है। ओके। सो 114 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 115 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज डिपिक्टेड इन द पेंटिंग्स एट अजंता। तो अजंता के चित्रों में निम्नलिखित में से किस विषय को दर्शाया गया है। ठीक है। तो अजंता, इलोरा, एलिफेंटा, ये सारे जितने भी केव्स हैं इसमें कुछ ना कुछ पेंटिंग्स बने हुए हैं। तो आपको पता करना है कि हर केव्स में किसके ऊपर पेंटिंग बनाया गया है, किस रिलीजन के ऊपर, चाहे वो हिंदुज़म हो सकता है और बुद्धिज़्म हो सकता है, जैनिज़्म हो सकता है। तो इन सब के अलग अलग उसमें केव्स में उसमें थीम्स पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो इसमें जो देखिए अजंता जो पेंट होता है, अजंता जो केव्स है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, पहली बात ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है। और जो इसका सही आंसर है इसका जो सही आंसर है वो है लाइफ ऑफ बुद्ध, जातक एंड अवदान। ठीक है। बुद्ध, जातक और अवदान का जीवन। ठीक है। और महाराष्ट्र में भी ये औरंगाबाद वाले रीजन में है। ठीक है। औरंगाबाद वाले रीजन। सो ये चीज़ आपको इसमें याद रखना है। इसमें नेक्स्ट आते हैं, विच इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। ठीक है। तो इसमें आपको रिवर्स दिया हुआ है और वो किस में ड्रेन करती हैं इसके ऊपर क्वेश्चन है, ये आपको पता करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जोग्राफिकल वर्ड जोग्राफी का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते ही आते हैं। आपको सारे रिवर्स कहाँ ड्रेन करते हैं इसके ऊपर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें देखिए टिग्रिस जो रिवर होती है ये पर्शियन गल्फ़ में ही होती है। टाइबर जो रिवर होती है ये आपकी टिरेनियन सी में ही होती है। ठीक है। टिरेनियन सी। और डैन्यूब जो है ये ब्लैक सी में होती है। टिरेनियन सी आपका मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है। ठीक है। मेडिटेरेनियन सी जिसको हम लोग भूमध्य सागर कहते हैं। और जो नाइल रिवर है ये रेड सी में नहीं करती है, ये एक्चुअली मेडिटेरेनियन सी में ही करती है। ठीक है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नाइल रिवर है, ये आपकी नाइल रिवर है। ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। एक सेकेंड, ये वाला, ओके। सो आप इस येलो कलर को देखिएगा, ये जो नाइल रिवर है ये यहाँ पे जाकर के ड्रेन हो रही है। ठीक है। यहाँ पे, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है। भूमध्य सागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है। तो इसको, इस डायग्राम को भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही आपकी डैन्यूब रिवर, यहाँ पे ये जो आ रही है डैन्यूब रिवर है, और ये आपकी वोल्गा रिवर है। ये दोनों कहाँ पे आ रही हैं, ये आपके यहाँ पे है ब्लैक सी। ठीक है।
ब्लैक सी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ओब रिवर है, ये ओब रिवर है, और ये कहाँ पे हो रही है, ये आपके कैस्पियन सी से है, ठीक है, कैस्पियन। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप एक बार देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें बाकी भी जो मेजर रिवर्स हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप अमेज़न है, ठीक है, इधर कॉन्गो है, इधर नाइजर है, ठीक है, कुछ मेजर रिवर्स हैं जिनका नाम लिखा हुआ है, देखिए इंडस है, गैंजेस है, ठीक है, इधर आप देखेंगे मैकेंजी है, यूकॉन है, ग्रांडे है, मिसिसिपी है। तो ये सारी रिवर्स कहाँ पे जा रही हैं, राइन रिवर है, ठीक है। तो इन सारी रिवर्स का ड्रेनेज कहाँ पे होता है, ओरिजिन कहाँ पे होता है, ये भी आपको एक बार आइडिया रखना है, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, रेड सी में नहीं होता है, ये मेडिटेरेनियन सी में होता है, नाइल रिवर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप तुरंत बगल में एक डायग्राम बना लिया करिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप वहाँ पे गलत ना करें, ठीक है। तो इसको ज़रा आप अटेम्प्ट करिए। देखिए जो इसमें इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा लेक ओंटारियो, ठीक है, फिर आता है आपका लेक ईरी, ठीक है, लेक हुरॉन, ठीक है, फिर आता है आपका लेक मिशिगन और लेक सुपीरियर, ठीक है। अगर आपको सिर्फ नाम याद रखना है तो आप ऐसे भी नाम याद रख सकते हैं, होम्स, ठीक है, होम्स करके, लेकिन इसमें आपको करेक्ट सीक्वेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ नाम अगर याद रखना है तो आप ऐसे याद सकते हैं, इसमें आ जाएगा ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ई से आपका ईरी और एस से आपका सुपीरियर, ठीक है, इस तरह से है। लेकिन अगर आपको नाम याद रखना है तो आपको कैसे याद रखना पड़ेगा, ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये मैंने आपको कुछ शॉर्टकट बता दिया है, इस डायग्राम को भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये 118, इसमें लिखा हुआ है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इनेबल्स मूवमेंट बिटवीन, ठीक है। तो आपको पता करना है हॉर्मूज का जो जल डमरू मध्य है वो के आवागमन सुगम होता है, वो कहाँ पे है, ठीक है, किस किस दो सी को वो मिलाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो अगर आपको ये मालूम है तो आप इसको ज़रा अटेम्प्ट करिए। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है पर्शियन गल्फ से स्टार्ट होता है और गल्फ ऑफ ओमान को ये मिलाता है, ठीक है, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर आपका ये रहा आपका पर्शियन गल्फ, ठीक है, इधर आपका ईरान है, इधर आपका यूएई है, इधर आपका ओमान है, ठीक है। और इसी जो कहते हैं यहाँ पे जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। और इस साइड आपका पर्शियन गल्फ हो गया, इस साइड आपका हो जाएगा गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि यहाँ पे ओमान है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ओके, तो सारे स्ट्रेट्स के बारे में एक बार आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, इसको भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फ़ोन में रख लीजिए। और जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप सारे ऐसे ही स्क्रीनशॉट्स एक बार देखते रहा करिए, ताकि आपको मेमोरी में बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 119 विथ रेफरेंस टू द सुइस कनाल। सुइस कनाल के बारे में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। सुइस नहर के बारे में ये क्वेश्चन है, इसको बारे आप देखिए, इट कनेक्ट्स पोर्ट साइद इन द नॉर्थ टू पोर्ट सुइस इन द साउथ, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन है द कैनाल ट्रेवर्सेस लेक्स इंक्लूडिंग लेक मंजाला, लेक तिम्शा, ग्रेट एंड लिटिल बिटर लेक, ठीक है। तो लिटिल और बिटर लेक इसमें शामिल हैं, तिम्सा लेक शामिल है और मंजला झील इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, ये आपको इसमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है दोनों सही हैं, इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। तो इसमें आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, इधर आपका पोर्ट, इधर आपका देखिए पोर्ट सायद है यहाँ पे,
चुके हैं। तो ये रहा आपका यहाँ पर ऊपर सबसे ऊपर पोर्ट सायद, ठीक है, ये रहा आपका पोर्ट सायद। और नीचे आप देखेंगे तो आपको सारे रिवर्स भी दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए पोर्ट फौद भी है, लेक मंजला भी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लेक टिमशा दिया हुआ है, ग्रेट बिटर लेक दिया हुआ है, लिटिल बिटर लेक दिया हुआ है, और लास्ट में क्या आता है, पोर्ट तौफीक, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखिए ये लिखा हुआ है पोर्ट तौफीक, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे इस कैनाल्स में ये सारे रिवर्स भी सारे लेक्स भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये एक बार आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसका भी आप डायग्राम को आप वो कर लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, तो आपको ये काम आएगा, ठीक है। और इसका लोकेशन भी आपको पता होगा कि यहाँ पे देखिए इधर मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को यहाँ पे कनेक्ट करता है, ठीक है, सुइस कनाल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है, यहाँ से बहुत सारा आपका जो शिप्स होते हैं वो कार्गोज़ यहाँ से ही पास करके लेके जाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पोर्ट साइद और पोर्ट सुइस दोनों को ये कनेक्ट करता है, और ये सारे लेक्स भी इसमें हैं, तो इसको एक बार आप नज़र में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एसोसिएटेड विद द एटमॉस्फेरिक फिनोमिना अरोरा बोरियालिस, ठीक है। अरोरा बोरियालिस वायुमंडल की कौन सी परत में पाया जाता है, मतलब किसकी वजह से ये होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो अरोरा बोरियालिस होता है वो काफ़ी मतलब चमकते हैं, ठीक है। तो वो चमक जो होती है वो आयंस की वजह से होती है। आयंस जब आपस में लड़ते हैं तो उससे एक प्रकाश निकलता है, उसी को हम लोग अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और आयनोस्फीयर में ही होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 121st क्वेश्चन पे। इसमें दो लिस्ट दी हुई है और आपको पता करना है कि इसमें कौन सी विंड है वो किस रीजन में निकलती है, ठीक है। ओके, सो इसमें देखिए जो चिनूक रिवर है, चिनूक जो विंड है पहले, ये आपकी कहाँ से निकलती है, ये आपकी रॉकी माउंटेन्स जो कि यूएसए में है, वहाँ पे ये आपको मिलेगा, ठीक है। तो डी का हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि D3 यहाँ पे ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम 2 पे आ गए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर सही हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने एक भी पकड़ लिया तो एक से भी आपको क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे तो आप दो भी आपको करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें देखिए क्या है, सी का क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्रिक फील्डर आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ये आपका सही बन जाएगा। अब आपको पता करना है कि ए का 1 है या बी का 1 है या 2 है, ठीक है। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको हर्मिटन वाली विंड पता है तो ये डॉक्टर्स विंड कहते हैं इसको, और ये गल्फ़ ऑफ गिनी में ये पाया जाता है, गल्फ़ ऑफ गिनी, ठीक है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो गल्फ़ ऑफ गिनी है, इसी इसी एरिया में ये विंड पाई जाती है, ठीक है, हर्मिटन विंड, ठीक है। तो बी का हो जाएगा आपका 1, तो ये वाला ऑप्शन बी का 1 दिख रहा है मुझे। और ए का हो जाएगा आपको फोएन जो होता है, ये आपका एल्प्स माउंटेन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस पे आंसर पे आ सकते हैं, ओके। तो आपके जब दो अगर आपने एलिमिनेट कर दिए, बाकी नहीं भी पता है, तो भी आप कुछ ना कुछ इसमें आपकी संभावना बन जाएगी कि ये सही हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी अटेम्प्ट करिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपके डैम और रिवर, इसमें पता करना है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है सही, ठीक है। तो इटाइपू, अजवान हाई, न्यूरेक और करीबा डैम, ठीक है। तो अगर ये आपको आता है, ओके, सो इसमें देखिए जो आसवान है ये नाइल रिवर पे काफ़ी फेमस है। करीबा जो है ये आपका जम्बेज़ी रिवर पे है। बाकी न्यूरेक जो है ये आपके वक्श पे है, ठीक है। इताइपू जो है ये कोलोराडो पे नहीं है, ये आपका है पराना रिवर पे, ठीक है। पराना रिवर जो है ये ब्राज़ील और पैरागुए के बॉर्डर पे है, ठीक है, पैरागुए। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखिएगा, ब्राज़ील और पैरागुए पे एक पराना नाम की रिवर है, पराना, और वहीं पे आपको ये मिलती है, ठीक है, इटाइपू डैम। तो इस तरह से भी आप नॉलेज अपने इन्फॉर्मेशन अपना बना सकते हैं कि ये डैम यहाँ पे है, अगर आपको नहीं पता था तो अब पता है, ठीक है। तो आसमान जैसे कि सुना होगा आपने, करीबा में भी सुना होगा, न्यूरेक में भी शायद आपने ना सुना हो, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें जो आपको नहीं आप पता है, तो आप इसको आप अपने कहीं नोट्स में लिखते भी जाइएगा, ठीक है। और इताइपू कहाँ पे है आपका, पराना रिवर पे है, पराना नदी पे।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, इसमें भी आपको मैच करना है। ऐसे भी ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। तो सेल्वास है, शपरल है, और मैक्विस है, और टाइगा है, ठीक है। तो आपको पता होगा टाइगा जोन कहाँ पे मिलता है। यहाँ से स्टार्ट करिए। देखिए मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया है। टाइगा जोन अगर आपने पढ़ा हो वर्ल्ड के जो क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं, तो उसमें टाइगर जोन जो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है टाइगा, और इसके ऊपर होता है लास्ट में टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा, ठीक है। तो इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे क्या बनेगा। ओके, तो देखिए टाइगा जो होता है, वैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइप का जो वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन जब हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये जो रीजन है ये आपका टाइगा जीन रीजन है, और ये आपको अराउंड 60 डिग्री 70 डिग्री के आसपास ये रीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और 90 डिग्री तक क्या बन जाता है आपका टुंड्रा रीजन्स, ठीक है, टुंड्रा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न यूरोप है, वो नॉर्दर्न यूरोप भी कहीं इसी एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो टाइगा आपका हो जाएगा नॉर्दर्न यूरोप में, डी का हो जाएगा 1, जिसमें आपका यही एक ऑप्शन बन रहा है। तो ये बाकी ऑप्शन आप काटेंगे और ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें सेल्वास है, सेल्वास आपको पता होगा अमेजॉन रिवर बेसिन के एरिया में आता है। शेपरेल जो है ये आपके कैलिफोर्निया में आता है। मैक्विस जो होता है ये आपका मेडिटेरेनियन सी कोस्ट वाले एरिया में आता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके 4। ओके, सो अगर आपको इसमें आंसर नहीं भी आ रहा है, आपका गलत भी हो रहा है, तो उसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अब आप इन्फॉर्मेशन ऐड करते रहिए। अभी भी काफ़ी पेपर में काफ़ी टाइम है। अगर आपने प्रॉपरली अपने आप को अरेंज किया है, मतलब प्रॉपरली अपने पढ़ाई को अरेंज किया है, तो आप अभी भी इसमें क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट पोल्स एंड मैक्सिमम एट द इक्वेटर, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में पूछ रहा है। कोरियोलिस बल ध्रुवों पर शून्य तथा भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ठीक है। कोरियोलिस फ्लो फोर्स डिफ्लेक्ट्स विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमेस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन सदर्न हेमेस्फीयर, ठीक है। राइट डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में राइट है और सदर्न हेमेस्फीयर में आपका लेफ्ट है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, देखिए आपका क्या सही होता है गलत होता है। देखिए कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, स्टैटिक का पार्ट है। तो जो कोरियोलिस फोर्स होते हैं वो विंड को किसी एक डायरेक्शन में इस तरह से घुमा देते हैं, ठीक है। ये घुमाने का काम करते हैं जो, तो 30 डिग्री तक आपके ट्रेड विंड्स मिलेंगे, ट्रेड विंड्स मिलते हैं, तो इसका डायरेक्शन वो इस तरह से ये घुमा देते हैं इधर, ठीक है। तो ऐसे तो सीधे सीधे विंड आनी चाहिए, लेकिन कोरियोलिस विंड के फोर्स के कारण ये विंड जो है इस तरह से घूम जाती हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि इधर आपका नॉर्दर्न हेमेस्फीयर हो गया, इधर आपका सदर्न हेमेस्फीयर हो गया। अगर आप इधर से देखेंगे तो आपका जो नदर्न हेमेस्फीयर है ना, ठीक है, तो नदर्न हेमेस्फीयर में जो विंड्स हैं वो आपके राइट साइड में, इधर राइट साइड में घूम रही है। और अगर आप साउथ से इधर देखेंगे तो इधर आपको लेफ़्ट साइड में विंड घूम जाती है, ठीक है। तो यही कहते हैं, इसी को कहते हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, सदर्न हेमेस्फीयर से लेफ्ट साइड में, नदर्न हेमेस्फीयर से राइट साइड में, ओके। और कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो इक्वेटर पे 0 डिग्री पे ज़ीरो हो जाता है, और पोल्स पे सबसे ज़्यादा एक कोरियोलिस फोर्स लगता है, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपको और कुछ भी जानना नहीं है। पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी के ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से विंड्स के ऊपर उसका असर दिखाई देता है, उसी को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। विंड्स के ऊपर, ओशंस के भी जो मूवमेंट होते हैं उसके ऊपर आपको इसका असर दिखाई देता है, ओके। तो इसमें जो इसका सही आंसर वो हो जाएगा, दोनों सही हैं, तो बोथ 1 और 2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 125 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब एंड कंट्री इज़ नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो ट्राइब और कंट्री इसमें मैच करने के लिए है। तो इसमें देखिए बिदाउनीज जो होते हैं ये आपके सऊदी अरेबिया में, ये आपका सही है, ठीक है। मसाई आपके केन्या में है, ये भी आपका सही है, ठीक है।
लैप्स जो होते हैं ये आपको फिनलैंड और नॉर्वे में मिलते हैं, ये भी सही है लैप्स। और जो यूपिक है ये आपके कॉन्गो में नहीं मिलते, ये आपके रशिया में मिलते हैं, ठीक है। रशिया में, अलास्का में, वहाँ पे आपको इस एरिया में आपको ये मिलेंगे यूपिक, ठीक है। तो कॉन्गो इसका आंसर नहीं होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा जो यूपिक, सॉरी, इसमें जो पिग्मीज़ एक होते हैं, पिग्मीज़, ठीक है, ये आपको कहाँ पे मिलते हैं, ये आपको कॉन्गो बेसिन में मिलते हैं, ठीक है। कॉन्गो बेसिन में क्या मिल जाएंगे आपको, पिग्मीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एडेड इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 126 क्वेश्चन पे। इसमें भी 2 लिस्ट दी हुई है, इसको भी आप करिए। ये टोंगिया, मिल्पिया, टमराई और चेना, ये क्या चीज़ है, ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है और किस कंट्री में इसको किस नाम से बुलाया जाता है, ये चीज़ लिखा हुआ है, यही आपको मैच करना है, ओके। और इसका यहाँ पे कोड दिया हुआ है, तो इसको एक बार अटेम्प्ट करिए। ठीक है, देखिए चेना जो होता है, चेना ये आपका श्रीलंका में होता है, बोला जाता है, ठीक है। मिल्पा आपको थाईलैंड में बोला जाता है, ठीक है। देखते हैं इससे आपको आंसर मिल जाएगा। डी का देखिए यहाँ पे 1 हो जा रहा है, तो यहीं से आपको आंसर मिल जा रहा है, ये दोनों ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे। और मिल्पा आपका मतलब बी का 2 हो जाएगा, जो बी का 2, एक सेकेंड ना, इसमें बी का तो 3 दिखा हुआ है। अच्छा, मिल्पा आपका गलत हो जाएगा, मिल्पा आपका मेक्सिको में हो जाएगा, ठीक है। मिल्पा आपका मेक्सिको में हो जाएगा, टोंगिया आपका थाईलैंड में हो जाएगा, तमराई आपका म्यांमार में हो जाएगा, ओके। तो आंसर जो हो जाएगा 126 का वो हो जाएगा डी, ठीक है। तो ए का हो गया आपका, एक सेकेंड इसको फिर से करता हूँ। चेना जो है ये आपका श्रीलंका का है, टोंगिया जो है ये आपका म्यांमार का है, मिल्पा मेक्सिको, तमराई थाईलैंड, ठीक है। बी का 3, सी का 2, ओके। तो ये आपका सही आंसर बन रहा है, ठीक है। टोंगिया आपका म्यांमार, मिल्पा आपका मेक्सिको, तमराई आपका थाईलैंड, चेना आपका श्रीलंका, ओके। तो इस तरह से आप आंसर पे आ सकते हैं। एक कोई मैच करिएगा और तुरंत आप ऑप्शन देखिएगा कोई एक मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है, या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो पा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे भी 2 लिस्ट दी हुई है, इसको भी आप करिए। तो एक कुजनेस दिया हुआ है, क्रेवोग रोग दिया हुआ है, कारगोली, तो ये चीज़ क्या है, ये आपके माइंस हैं, ठीक है। माइंस हैं और उसमें क्या चीज़ मिलता है, माइंस के नाम है और उसमें क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। ये आपको इसमें फाइंड आउट करना है। तो आपको एक फेमस माइन के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे काल गुल्ली जिसे कहते हैं। ये काल गुल्ली में आपको क्या मिलता है, गोल्ड मिलता है। और काल गुल्ली है कहाँ पे, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद आता है आपका ये क्रिवोय रोग, ठीक है, क्रिवोय रोग, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका यूक्रेन वाले एरिया में है, ठीक है, यूक्रेन। और इसमें आपको देखिए इसी से आपको आंसर मिल सकता है क्या, डी का है आपका 2, ठीक है, डी का है 2। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है, यहाँ पे डी का 3 है 1 है, ये आपका 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा 127 का ए, ठीक है। तो 127 का ए, तो आपका काल गुल्ली माइंस से ही आपने एक क्वेश्चन कर लिया। तो इसका डी का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा आपका 1, ठीक है। कुजनेस क्रिवोग रोग जो है आपका यूक्रेन में है, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आयरन। और चिकी कमाटा, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलता है आपका, कॉपर, ठीक है। तो ये कुछ फेमस माइंस हैं, इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो चिकी कमाटा है ये आपका कहाँ पे है, चिली वाले एरिया में, चिली जो कंट्री है वहाँ पे है। और ये जो कुजनेस है ये आपका रशिया में है, ठीक है, रशिया में, ओके।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज फ्लूइड्स फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट विस्कस। ठीक है, तो इसमें तरल पदार्थों का सबसे कम से अधिक शयनता इसमें पता करना है सही क्रम। ओके, सो इसमें आप देखेंगे कि हनी जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हनी आपका, इसको आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए, यहाँ पे भी हनी है, यहाँ पे भी हनी है। ठीक है, तो एक हनी आपको मिल जाएगा कि हनी तो सबसे ज़्यादा विस्कस होता है। ठीक है, तो हमें लीस्ट से मोस्ट पे जाना है, लीस्ट से मोस्ट पे जाना है। तो हनी के बाद क्या आ सकता है? हनी के बाद ग्लिसरीन आ सकता है। ठीक है, एयर तो नहीं आ सकता है, एयर तो विस्कस होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करेंगे, इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप हनी है, ग्लिसरीन है। ठीक है, तो इन दोनों में ही पीछे से अगर आप जा रहे हैं तो दोनों में सेम ऑप्शन है। उसके बाद आपका ब्लड, यहाँ पे भी ब्लड है। फिर वाटर ज़्यादा होगा, एयर से ज़्यादा विस्कस आपका वाटर ही होता है, तो वाटर आपका सही ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ऑप्शंस पे पहुँचेंगे एलिमिनेट करते हुए। ठीक है, एलिमिनेट करते हुए ही आप अपने ऑप्शंस पे आंसर पे पहुँचेंगे। तो 124 का क्या आंसर सही हो जाएगा? ए। ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन द इलास्टिक मटेरियल? तो ये आपने पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या रिलेशन होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? तो किस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फर्टिलाइजेशन होता है? ठीक है, ये आपको मालूम करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओवी डक्ट। ठीक है, ओवरी का क्या काम होता है? यही एग्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, एग्स का मैन्युफैक्चरिंग आपका यहीं से होता है, ओवरी से। ओवी डक्ट में आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और ये जो यूटरस होता है यही आपका एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट भी करता है और वो भी करता है। एम्ब्रियो जो होता है, सॉरी, आपका यूटरस जो होता है ये वाला, ठीक है, ये आपका एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और उसको नरिश भी करता है, प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सर्विक्स। ठीक है, ये आपके सर्विक्स जो होता है ये आपका वाटरी लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है, वाटरी म्यूस्कस देता है जो एज अ लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ओके, सो ये रहा आपका, और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ओविडक्ट। ठीक है, तो ओविडक्ट में ही आपका फर्टिलाइज होते हैं एग। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 131 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रिसेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? तो क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया में अभी कौन कौन सी इसमें ऐड किए गए हैं? तो अभी रिसेंटली ही देखिए, जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उसमें आपके 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस अभी तक थी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी थी? एक थी आपकी तमिल, एक थी आपकी तेलुगु। ठीक है, तमिल तेलुगु, एक थी आपकी मलयालम, एक है आपकी कन्नड़, एक है आपकी संस्कृत, एक है आपकी उड़िया। ठीक है, उड़िया। ये आपकी 6 लैंग्वेजेस है, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ संस्कृत और उड़िया। अब इसमें 3 और ऐड की गई हैं। ठीक है, 3 और ऐड की गई है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, जो तमिल है वो पहली भाषा थी, 2004 में इसको ऐड किया गया था, और अभी 3 और ऐड किया गया है। इसमें आता है आपका मराठी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है आपका पाली, और एक है आपका प्राकृत। ठीक है, 1 3 और 4। ठीक है, 1 3 और 4, तो पाली प्राकृत और मराठी, ये 3 लैंग्वेजेस को इसमें अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 132nd क्वेश्चन पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्ड फर्स्ट इन द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स?
तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इसमें जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका केरला। ठीक है, तो केरला को मिला है पहला रैंक और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 133 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद अदानी ग्रुप टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इन इंडिया। तो किसने किया है? ये किया था आपका गूगल ने। ठीक है, गूगल ने किया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 134 पे। विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट रिजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट रिजर्व स्ट्रेंथन्स द कंट्रीज एबिलिटी टू टैकल ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज। India became the second country to surpass 700 US billion dollars in foreign reserve. ओके, तो ये क्वेश्चन है, इसको एक बार देखिए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन, इंडिया हैज़ बिकम द सेकंड कंट्री टू सरपास 700 बिलियन डॉलर। तो मतलब ये कह रहा है कि दुनिया में दूसरी ऐसी कंट्री है जो कि 700 बिलियन डॉलर्स, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा सब सेकंड नंबर पे ये आ जाएगी जिसके पास सबसे ज़्यादा रिज़र्व है, फॉरेन रिज़र्व्स। तो ऐसा तो है नहीं, अगर आपको आइडिया होगा इससे ज़्यादा रिज़र्व्स तो यूएसए के पास, सबसे ज़्यादा रिज़र्व तो आपके यूएसए के पास है, फिर आपके चाइना के पास है, रशिया के पास हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें आपका इंडिया के पास अभी इतने फॉरेन रिजर्व्स नहीं है कि वो सेकंड नंबर पे पहुंच जाए। ठीक है, तो हो सकता है ये 700 बिलियन डॉलर्स हो, लेकिन सेकंड नंबर पे नहीं हो सकता। ठीक है, सरपास नहीं कर सकता वो। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और ये वाला आपका ऑप्शन सही है कि जो फॉरेक्स रिज़र्व होता है वो इसीलिए हम लोग रखते हैं ताकि हम लोग ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज़ को टैकल कर सकें। ठीक है, तो जो 1991 में भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उस टाइम पे भी यही हुआ था कि हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व जो था ख़त्म होने वाले थे। ठीक है, तो इसलिए हमने आईएमएफ के साथ डील की और वहाँ पे हम लोगों ने एलपीजी पॉलिसी लेके आए। ओके, सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला ही सही है और सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 135 पे। कंसिडर द स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड्स। ठीक है, तो ये है, और इसमें आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही है। ओके, सो इसमें देखिए इसमें दिया हुआ है कि एम्स टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ द मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन और सनफ्लावर, सीसम एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल। तो ये आपके फेस वैल्यू से ही क्वेश्चन लग रहा है कि सही है, तो इसको आप सही मान सकते हैं। द मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर अ 5-year पीरियड फ्रॉम 2024-25 टू 28-29। तो जैसे ही आप नंबर देखेंगे तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है कि शायद इसमें ही कहीं पे हमें जो इन्विजिलेट जो क्वेश्चन जिसने बनाया है, फ्रेम किया है, वहीं पे हमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, तो इसमें जो ये जो ऑप्शन है आपका दिया हुआ है यहाँ पे आपका ये गलत है। ये आपका 2031 तक ये पीरियड है, ना कि 28-29 तक। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ओनली 1 इसमें सही ऑप्शन है। ठीक है, ओनली 1। ओके, तो ये ऑप्शन आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं वी अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें आपको आना चाहिए क्वेश्चन, तो इसमें आप ट्राई करिए। देखिए इसमें जो है सही आंसर वो है प्रकाश मान सिंह राउत। ठीक है, प्रकाश मान सिंह राउत। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड विल ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसीज़ कैंपस। तो ये कहाँ पे ओवरसीज़ कैंपस कर रहे हैं? ये कर रहे हैं आपके दुबई में। ठीक है, दुबई में कर रहे हैं ये। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिसेंटली एनसीईआरटी हैज़ जॉइन हैंड्स विद डैश टू इम्प्रूव टेक्स्ट बुक अवेलेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने अभी इसके साथ किया है, ये किया है आपका अमेज़ॉन के साथ, अमेज़ॉन। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 139 पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 77 सेशन ऑफ द WHO का साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कमेटी। तो किसको बनाया गया है हेड, चेयरपर्सन किसको बनाया गया है? ओके, तो इसमें जो इसका सही आंसर वो है, ये है आपका जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, जगत प्रकाश नड्डा जी को बनाया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है। ओके, ये WHO का है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 24। इट इज़ जॉइंटली रिलीज बाय FAO एंड वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम।
फूड एंड लॉस वेस्ट जनरेट अबाउट 10% ऑफ द एनुअल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन एज पर द रिपोर्ट। ओके, तो इसको ज़रा एक बार अटेम्प्ट करिए। तो इसमें देखिए जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। जो फूड और वेस्ट जनरेट हम लोग करते हैं, खाना जो हम लोग वेस्ट हो जाता है, उससे 10% ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। ठीक है, गैस एमिशन। ठीक है, और इसमें ये जो रिपोर्ट है ये एक्चुअली में फाओ ने नहीं किया था, एफएओ ने नहीं किया था, ये एक्चुअली यूएनईपी ने किया था। किसके साथ? डब्ल्यूआरएपी के साथ। ओके, तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है, तो 140 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन द कॉमर्स ट्रैफिक इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ट्रैफिक के बारे में पूछा जा रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको किया है, बनाया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WWF और IUCN का है ये प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोनेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का, तो इसको आप भी अटेम्प्ट करिए। देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है आपका नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स, इन्होंने ही बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो कुछ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से रिलेटेड कुछ उसके क्राइटेरिया होते हैं, उसको भी आप पढ़िएगा। मैं आपको हिंट देता हूँ कि उसमें 1500 कुछ स्पीशीज़ होने चाहिए। ठीक है, फिफ्टीन 1500 कुछ स्पीशीज़ उसमें होने चाहिए, और कुछ एरिया भी होता है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ बायोडाइवर्सिटी के क्राइटेरिया होते हैं, वो उसमें आपको ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका 143 में विच ईयर वाज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट पूछा गया है पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। तो एक्ट आते हैं और उनके ईयर भी आते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2002 में ही आया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सुंदरबन इज रिकॉग्नाइज्ड एज द रामसर साइट ड्यू टू इट्स यूनिक मैंग्रोव इकोसिस्टम। पुलिकट लेक इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश तमिलनाडु नियर द कोरोमेंडल कोस्ट। ठीक है, तो देखिए सुंदरबंस के बारे में है और पुलिकट लेक के बारे में है, इसको अटेम्प्ट करिए, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ओके, तो देखिए इसमें जो सुंदरबंस है ये तो बात सही है कि ये रामसर साइट है, और ये इसलिए रामसर साइट बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव इकोसिस्टम मिलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका आता है पुलिकट लेक, जो कि आंध्रा और तमिलनाडु के ही बॉर्डर पे आता है। तो इस तरह से अगर है, मान लीजिए ये, एक सेकेंड, ओके, सो ये आपका मान लीजिए इंडिया है, और यहाँ पे आपका ये आंध्रा है, इधर आपका तमिलनाडु है, तो यहीं पे आपको पुलिकट लेक मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसमें जो सही ऑप्शन है ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 145 पे। द रैपिड रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ द वल्चर पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ मेनली ड्यू टू। तो जो गिद्धों की जो जनसंख्या है उसमें तेज़ी से गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है, ये काफ़ी पॉपुलर था, मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसका जो सही है वो एक ड्रग है, वेटनरी ड्रग, जो कि डिक्लोफेनेक नाम से जाना जाता है। इसी के ये गायों में दिया जाता था, गाय भैंस में दिया जाता था, जीव जंतुओं में दिया, मतलब इन्हें में दिया जाता था, मवेशियों में उनको दिया जाता था। जब मवेशी मर जाते थे तो उनको खाने के लिए जब गिद्ध पहुंचते थे तो ये इनके इकोसिस्टम में पहुंच गया वल्चर्स के, और वल्चर्स की डेथ होने लगी, डिक्लाइन हो गया, इसलिए उनकी पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इससे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। ओके, सो इसमें आपको पहली चीज़ याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में, और ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था 1936 में। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको आंसर पता होना चाहिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन भी होता है, N2O भी होता है, लेकिन आर्गन नहीं होता है। ठीक है, आर्गन नहीं होता है, नॉट पूछा है, इसलिए आर्गन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 148 में, नगोया प्रोटोकॉल इज इन वेरी क्लोज सिनर्जी विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी एक्ट। तो इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एक नगोया प्रोटोकॉल आया था, तो इसमें आपको बताना है कि ये किस एक्ट से रिलेटेड हो सकता है। नगोया प्रोटोकॉल, ओके। तो अगर आपने इन्वायरमेंट में ये सब आपने पढ़ा नहीं है तो आप इसको मैं बताता हूँ आपको, प्लेलिस्ट आपको मैं बताता हूँ जहाँ से आपको ये सब मिल सकता है इन्फॉर्मेशन। तो जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे स्टडी एंथम पे और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो देखिए पहले तो आपको यहाँ पे करंट आई हिस्ट्री की करंट अफेयर की सीरीज़ आपको मिल जाएगी, जिससे आपका पूरा करंट अफेयर्स क्लियर हो सकता है, कवर हो सकता है। इसके अलावा जब आपको अगर इन्वायरमेंट के बारे में और इनके प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन के बारे में पढ़ना है तो आप ये प्लेलिस्ट खोलिए। और ये जो 2 वीडियोज़ हैं ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। इन दोनों वीडियोज़ में मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनके सारे चीज़ें मैंने इसमें इसमें किया हुआ है कवर, ओके। और इसके अलावा आप ज्योग्राफी भी देख सकते हैं, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर। अगर यूपी का भी करंट अफेयर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर ECPCS के एग्ज़ाम के लिए है। इसमें मैप के थ्रू मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज बताया है कि किस तरह से कहाँ पे कौन सी न्यूज़ है, आपको बहुत ईजी हो जाएगा याद करने में, क्योंकि उसमें सब कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो देखिए इसमें जो इसका सही आंसर है वो है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। देखिए जो नगोया प्रोटोकॉल होता है ये आपका CBD से रिलेटेड होता है, बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इससे इसी की वजह से जब ये नगोया प्रोटोकॉल बन गया था तब आपका बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी आ गया था, ठीक है। तो ये जो आपका नगोया प्रोटोकॉल है, जो बायोडाइवर्सिटी आपका CBD था, ये तो आपका 1992 से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स आए थे। इसमें जो नगोया प्रोटोकॉल आया था ये आया था आपका 2010 में, ठीक है। CBD आपका 1992 में हुआ था, ये यूनेप के द्वारा स्टार्ट किया गया था रियो समिट में। और वहीं उसके बाद ही 2010 में इसमें नगोया प्रोटोकॉल आया था, जिसमें हम लोग एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के बारे में बात करते हैं। एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन काफ़ी स्टैटिक आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ये चीज़ें आपको आइडिया होना ही चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उस वीडियो को आपको ज़रूर चेकआउट करना है, ठीक है, उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास इज रिवर्स इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। तो ये पिरामिड किस में इन्वर्स हो जाता है, ठीक है, किस इकोसिस्टम में। तो इसमें देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपका जो ये पिरामिड ऑफ बायोमास है ये एक मतलब ये इन्वर्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके छोटी मछलियाँ होती हैं उससे बड़ी, और यहाँ पे बड़ी मछलियाँ, तो छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियाँ इनको खाती हैं और उससे बड़ी मछलियाँ इनको खाती हैं, ठीक है। तो ये इन्वर्स बायोमास जो सबसे ज़्यादा हो जाता है वो ऊपर वाले में हो जाता है। बायोमास सबसे ज़्यादा ऊपर में होता है, बायोमास सबसे कम नीचे होता है, इसीलिए ये पूरा पिरामिड उल्टा हो जाता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन इको टाइप। तो इसमें इको टाइप के बारे में ये क्वेश्चन है। तो आपने इको टोन के बारे में सुना होगा, इसी तरह से एक इको टाइप भी होता है, ये आपको मालूम करना है कि क्या इसका सही ऑप्शन है। तो इसको आप जब पढ़िएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सेम जोग्राफिक एरिया, genetically distinct population adapted to specific environment condition, type of ecosystem characterized by unique climate condition, classification of species based on their feeding habits। ओके, सो ये इसको जरा पेपर अटेम्प्ट करिए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होते हैं पॉपुलेशन और स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं आपको इको टाइप। और ये वाला जो ऑप्शन है आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सेम जोग्राफिक एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं
इकोटोन, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ बेस्ड ऑन देयर फीडिंग हैबिट, इसको बोलते हैं हम लोग इकोलॉजिकल नीश, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, और आपका इस तरह से ये पूरा टेस्ट सीरीज़ जो है ये कवर हो गया है। और इसमें हम लोगों ने 150 क्वेश्चन किए हैं। आप अपना चेक करिएगा कितने आपने सही किए हैं, कितने आपने गलत किए हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट एक अपना करंट मतलब नेक्स्ट एक टेस्ट सीरीज़ इसमें स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन में, नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये चेकआउट करना है कि आपने कितने आपने सही किए हैं, कौन कौन से एरिया है जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। ये सब एरिया आप कहीं नोट करते रहिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है वो भी कहीं नोट करते रहिएगा, और इसी को भी आप दोबारा रिवाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, पहले देखिए पढ़ने के कई तरीके होते हैं। लोग पहले पूरी बुक पढ़ते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनकी पहले से कुछ प्रिपरेशन होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो पहले टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, उसमें से एरिया फाइंड आउट करते हैं और फिर बुक पढ़ते हैं, और वही एरिया पढ़ते हैं जो उनका वीक लगता है या उनको याद नहीं होता है, तो वो एरिया ही कवर कर लेते हैं और उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर हो जाती है। इससे काफ़ी टाइम बच जाता है। तो जिन लोगों के पास टाइम की कमी हो या जिन लोगों की प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पाई हो, वो अभी ऐसे ही तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, अगर आपको ये सही लगता है तो ही करिएगा। लेकिन हाँ, ये तरीका भी सही होता है, करते हैं लोग, और इससे भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी टेस्ट सीरीज़ आपकी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नई टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे, ओके, और उसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस करके करेंगे, ठीक है। तब तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।